नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम आज स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं का अर्धवार्षिकी का जो घटनाएं हैं जितनी भी दी हुई है इसमें, तो वो हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। अब इससे पहले दो वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आप लोगों ने शायद वो वीडियोस देख भी ली होगी। तो अगर ना देखी हो तो उनको देख लीजिएगा। उसमें जितनी भी ट्रिक्स हम लोगों से बनी थी वो ट्रिक्स भी कर ली थी, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, है ना। वन लाइनर में सारी वही घटनाएं थी जो आज पढ़ेंगे और आगे आने वाली 6-7 क्लासों में पढ़ेंगे, तो वो वही घटना है। बट ये है कि वो वन लाइनर में दे दी है तो आपको वो भी याद करनी है और ये भी थोड़ा सा डिटेल्स में देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है वक्फ संशोधन अधिनियम आया है 2025 का और राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वो लागू हो गया है। तो ये मंजूरी कितनी तारीख को दी है? ये दी है 5 अप्रैल 2025 को। तो एक तो ये डेट याद रखनी है, क्योंकि देखिए आरओ में और यूपीपीसीएस में दोनों में ये डेट पूछी जाती है, तो वो डेट याद रखनी है। दूसरा, इसको उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जाएगा, तो कहीं उम्मीद विधेयक लिखा आ जाए तब भी आपको यही मान के चलना है कि ये वक्फ संशोधन अधिनियम की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये आया किस लिए है, क्या चीज है ये वक्फ संशोधन। तो एक क्या होता है कि वक्फ संपत्ति होती थी, है ना। वक्फ संपत्ति क्या रहती थी कि वो रहती थी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है कि इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां वक्फ संपत्ति होती थी। मतलब ये होता था कि जो इस्लामिक धर्म होता है ना, उसमें जो दान दी गई भूमि होती थी या फिर जो भी संपत्ति होती थी या फिर पैसा होता था, वो सब किस में चला जाता था? वक्फ संपत्ति में चला जाता था। तो वो काफी करोड़ों अरबों में वो संपत्ति पहुंच गई थी। तो उसी को लेकर नियम बनाया गया है और कहा गया है कि अब वक्फ संपत्ति पर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट का अधिकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इस पे फिर क्या हुआ कि कांग्रेस, AIMIM और आप ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी और ये कहा है कि यह कानून धार्मिक मामलों का उल्लंघन करता है, ठीक है ना। तो ये बात कही गई है कि धार्मिक कानूनों का उल्लंघन हो जाएगा इसके बाद से। तो लेकिन चलिए हम देखते हैं। अब ये बात तो राजनीतिक है, जो भी है भाई, राजनीतिक पार्टियां तो अपना व्यू देती ही हैं। लेकिन अब हम लोगों को जानना है कि इसमें हुआ क्या था। तो कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों के प्रकाशन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना, साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि भाजपा के सांसद थे जगदम्बिका पाल, इनकी अध्यक्षता में एक सदस्य 31 सदस्यीय एक टीम बनाई गई थी। उसी के तहत ये जांच शुरू की गई थी और उसके बाद ये नियम लागू हुआ। अब बात कर लेते हैं कि और भी जो मुस्लिम देश हैं उनमें इस कानून को मान्यता मिली है कि नहीं मिली है, मतलब ये वक्फ संपत्ति को मानते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि मुस्लिम देश हैं, जैसे ना तुर्की है। तुर्की तो देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो इस्लाम धर्म को सबसे ज्यादा वहां का सुल्तान जो होता था, उसके लिए खिलाफत आंदोलन भी आया था, वो तुर्की से ही था, ठीक। लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनिसिया और इराक, वक्फ संपत्तियों का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है। बताइए, ये पूर्व इस्लामिक कह सकते हैं ये कंट्री है और यहाँ पर भी वक्फ संपत्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसको भारत ने अभी आधार माना है कि यहाँ पर नहीं है तो हमारे यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो भारत में वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी संपत्ति है। तो वक्फ बोर्ड में लगभग 8.7 लाख संपत्तियों का मालिक है और जिसमें लगभग कितना 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल की गई है। इसकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ है, ठीक है। इतनी संपत्तियां इसमें शामिल है, इसलिए ये विधेयक लाया गया है। और अब इसके तहत क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी संपत्तियां कैसी हो जाएंगी? सरकारी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये सारा मत पढ़िएगा, बहुत सी चीजें हैं ये मैंने छोड़ रखी हैं। जो अंडरलाइन कर रखा है वो पूरा मैंने पढ़ के ही अंडरलाइन किया है, तो आप लोग भी उतना ही हाईलाइट कर लीजिए, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। भारत में सर्वाधिक वक्फ संपत्ति वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश ही, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना है। 27% है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल 9% और पंजाब है 9%, ठीक है। ये सब देख लिया है। इसके बाद चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक पर 2025 में 36वें स्थान पर भारत आ गया है। तो देखिए तत्परता को कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो हमें इस पे याद रखने की बात करनी होगी कि भारत का 36वां स्थान है। तो जिससे आपका 36 का आंकड़ा चल रहा होगा, तो वहां पर आप क्या दिखाते होंगे? हमेशा तत्परता दिखाते होंगे, है ना। तो तत्परता सूचकांक जब भी आपसे पूछेगा, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, लेकिन आपको की अपनी बना के रखनी है तत्परता से, तो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि ये 36वें स्थान पर भारत उसमें है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है यहाँ पर अंकटाड, ठीक है। और
ये जो है 170 देशों में 36 स्थान पर है भारत, ठीक है। 2022 में 48वें स्थान पर था, तो इस बार स्थिति काफी अच्छी हुई है, 48 से सीधे 36वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। बाकी इसमें देखने लायक और जो भी चीजें होगी वो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखी है। देखिए, आईसीटी तत्परता के मामले में भारत 99वें स्थान पर है। आईसीटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो आईसीटी के मामले में 99वें स्थान पर है। फिर मानव पूंजी में 113वें स्थान पर है, ये भी याद रखना है। और फिर बात कर लेते हैं कि भारतीय अनुसंधान और विकास में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है ये, ठीक है। तो भारत का ये भी ध्यान रखना है, अनुसंधान और विकास के मामले में तीसरे स्थान पर है। और औद्योगिक क्षमता में भारत कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और वित्त तक पहुंच बनाने में भारत 70वें स्थान पर है। बस यही पॉइंट इससे हमें देखने थे। बाकी भारत में क्या है, लगभग 13 मिलियन डेवलपर्स हैं, ये ध्यान रखना है। और विश्व में दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत आ गया है। टॉप पर कौन है? यूएसए। और उसके बाद कौन है? हमारा भारत, ठीक है। तो इतना तो हम लोग याद ही रख लेंगे, ये हो गया। फिर देख लेते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की अभी भारत यात्रा रही थी, है ना। तो उस पर क्या क्या बात हुई, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भैया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जी कौन थे, उनका नाम हमसे पूछ सकता है। तो RT ऑन क्रिस्टोफर लक्सन है, ठीक है। न्यूज बनती है अगर आप लग्जरी ज्यादा हो, है ना, तो लक्सन है। और ये कब आए थे? 16 से 20 मार्च 2025 तक आए, तो अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तो लेटेस्ट ही है। अभी अप्रैल चल रहा है, मार्च में ये आए हुए थे, ठीक है। उनकी ये पहली यात्रा थी भारत में। न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री साहब आए, उनकी ये पहली यात्रा थी। और मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी भेंट हुई है। तो इतनी चीजें आप लोग देख लेना। बाकी 6 समझौतों पे हस्ताक्षर हुए। तो वो 6 समझौते क्या क्या है यहाँ पर? देखिए, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर समझौता हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुख्य व्यापार समझौता चलेगा, FTA फ्री ट्रेड जो है अपना, उस पे बात हुई है। और दोनों के बीच 1.7 अरब डॉलर का कारोबार होगा, ठीक है। इतना याद रख लेना। फिर अधिकृत आर्थिक परिचालन पारस्परिक समझौता जो हुआ है, AEO-MRA पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। तो कहीं आपसे पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना है। और MOU पर तो हस्ताक्षर हुए ही है, जब दोनों के समझौते की बात हो रही है तो वो तो होगा ही होगा। न्यूजीलैंड ने भारत की कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज CMF में भागीदारी का भी स्वागत किया है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, न्यूजीलैंड ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन, एक होता है CDRI, में शामिल होने की भी घोषणा की है, तो ये पॉइंट याद रखना। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत का है, ISA में, इसमें न्यूजीलैंड की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हमें याद रखने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी फिर यहाँ पर देख लीजिए, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और वैश्विक स्थिरता पर महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग रायसीना डायलॉग की। ये रायसीना डायलॉग यहाँ पर क्या है, ठीक है। रायसीना डायलॉग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये आयोजित कहाँ पर होता है। तो रायसीना हिल कहाँ पर है? नई दिल्ली में, है ना। तो यहीं पर होता है रायसीना, नई दिल्ली में आयोजित होता है ये हर बार, ठीक है। और ये 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ है 17 से 19 मार्च 2025 में। अब देखो, मैं डेट पर इस बार क्यों फोकस करने लगा हूँ, क्योंकि यूपीपीसीएस में आप सीधा सीधा डायरेक्ट आपकी डेट्स भी पूछी जाती है ना। तो ROARO में भी पूछ ही सकता है, तो हम क्यों इसको छोड़ के चले। तो ये 17 से 19 मार्च 2025 के बीच हुआ है। और इसमें इस बार कौन रहे थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा, ये मैं अंडरलाइन करना भूल गया था। क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। रायसीना हिल हुई है। और अभी हम लोगों ने पढ़ाई है कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो न्यूजीलैंड के हैं वो आए हुए थे, तो ये है, यही मुख्य अतिथि रहे, ठीक है। रायसीना डायलॉग की थीम पूछी जाएगी आपसे। थीम क्या है? काल चक्र, जन, शांति और ग्रह थी, ठीक है। काल चक्र का जो जन था वो शांति और ग्रह थी, तो ये थीम हमें याद रखना है। 2016 से ये स्टार्ट हो गया था डायलॉग, नई दिल्ली में रायसीना हिल्स की नाम पर रखा गया था इसका नाम। और इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के सहयोग से विदेश मंत्रालय प्रतिवर्ष आयोजित करता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि रायसीना डायलॉग कौन आयोजित करता है, तो ये करता है विदेश मंत्रालय, ठीक है। फिर इसमें कुछ पॉइंट ऊपर दिए हुए हैं कि फिलीपींस चाहता है कि दक्षिण सागर में चीन की गतिविधियों का जवाब देने के लिए भारत स्क्वाड गठबंधन जो है ना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में शामिल हो जाए। ये चाहता है कौन? फिलीपींस। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना। इसके बाद आ जाता है इंदौर में भारत का पहला PPT ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। देखिए, इंदौर में लग रहा है, और कौन सा? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो जब वन लाइनर हम लोग पढ़ रहे थे, तब भी हम लोगों ने ये बात की थी
तो देखिए ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर लगेगा, जहां पर स्वच्छ सिटी हो। जो स्वच्छ सिटी लगातार कौन सी रहती है हमारे इधर टॉप पर, वो रहती है इंदौर। इंदौर आप लोग में से कई लोग गए होंगे, तो जब वहां पर गए होंगे तब देखा होगा कि वास्तविक में वो स्वच्छ क्यों है। क्योंकि हर गेट के सामने आपको एक सूखे डिब्बे का कचरा, कचड़े का डिब्बा और एक गीले कचड़े का डिब्बा वहां पर रखा आपको मिलेगा। यहाँ वहां पर लोगों ने मेंटेलिटी ही बना ली है कि इंदौर को साफ रखना है। और अगर लोग जहाँ के सोच लें कि शहर को साफ रखना है, तो वो शहर कितना साफ रह सकता है, और ये वास्तविकता है, ये पता आपको तब लगेगा तब आप इंदौर जाएंगे। ठीक है, आप में से गए भी होंगे कई लोग। तो फिर बात करते हैं कि भैया ये कहाँ पे हुआ है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर खोला जा रहा है, ये खोला जा रहा है इंदौर में। और ये भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। ठीक है, और ये किसके मॉडल पर होगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। तो ये हो गया, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा इतना हम लोग बता देंगे। ठीक है, फिर इंदौर के नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। ये जो प्लांट है ना, वो इंदौर के नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा। और ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट 5500 वर्ग फुट में बिचौली हप्सी, इंदौर में एक जगह है बिचौली हप्सी। अगर जगह पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, सिटी का ही नाम पूछेगा डायरेक्ट। और अगर पूछेगा तो वो एमपीपीएससी में पूछेगा। और अगर बाई चांस पूछ ले तो भैया फिर भी एक बार याद रखना, एक बार के लिए, बिचौली हप्सी इंदौर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसमें निजी भागीदार एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड होगी। ठीक है, तो इतने ही याद रखिए, इतने से ज्यादा पॉइंट इसमें नहीं पूछेगा। फिर आ गया है हमारा एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन। तो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल की बात हो रही है, तो ये खुद ही आप दिमाग लगाइए कहाँ पर लगाया जाएगा। तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग जो जोड़ता है ना, तो वहां पर एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पम्बन ब्रिज बनाया गया, उसका नाम रखा गया पम्बन ब्रिज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये भी ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 2025 को ये उद्घाटन हुआ है, अभी हाल ही में, है ना। तो ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया वर्टिकल ब्रिज कैसा है। तो पहले देखिए जो होती थी ना, वहां पर रेल की पटरी जो थी वो ऐसे जुड़ी हुई थी। ठीक है, और जब जहाज निकलते थे समुद्र से, उसके नीचे से, क्योंकि देखिए क्या है मैं बताऊं इसकी लोकेशन क्या है। जो हमारा देखा जाए तो ये भारत हो गया, ये हो गया श्रीलंका, है ना। और यहीं पर मिलता है बीच में रामेश्वरम। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए ये काम करता है। अब यहीं से पूरा व्यापार चलता है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर के बीच में चलता है, वो यहीं से चलता है। तो यहीं पर ये ब्रिज बनाया गया है। वो किस तरीके का बनाया है, पहले तो ऐसा था कि कोई जहाज आता था ना, तो ये गेट खुल जाते थे, यहाँ से ऊपर की ओर चले जाते थे, ये ऐसे इस टाइप के। ठीक है, अब लेकिन क्या होने लगा है, अब लिफ्ट ब्रिज बना दिया गया है ये। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पटरी है, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है पूरा ब्रिज, और ये लिफ्ट ब्रिज बन गया है कि जब ये ऐसे नीचे ऊपर चला जाएगा, ठीक, जब जहाज निकल जाएगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो पटरी जुड़ जाएगी। ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा। कोशिश तो मैंने समझाने की है, नहीं की हो, नहीं समझ में आया हो ना, तो एक रील्स देख लीजिए। वैसे भी हम लोग दिन भर रील्स तो देखते ही है ना कुछ रील्स देखते ही रहते हैं। तो एक रील्स देख लीजिएगा पम्बन ब्रिज डाल के, उसमें आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये क्या है। तो इतना ही याद रखना है कि ये पम्बन ब्रिज 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल बन गया है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि ये कितना लंबा है। तो ये 2.8 किलोमीटर लंबा है, रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है ये। ठीक है, इतना ही याद रखिए। फिर आगे इस नेविगेशन ब्रिज का सेंसर स्पेन बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है और 63 मीटर ऊपर तक उठाया जा सकता है। मतलब यही बात हो रही है जो मैंने पहले ही समझा दिया है। अब बाकी यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज ऐसा ही बना हुआ है। यूके में बना हुआ है टावर ब्रिज। ठीक है, डेनमार्क और स्वीडन में बना है ओरेसंड ब्रिज। ठीक, तो ये 3 ब्रिज भी याद रखिएगा, अलग अलग देशों के अलग अलग देश है। फिर देख लेते हैं आगे वाली न्यूज। कह रहा है कि इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिल गई है। कल हम लोगों ने देखा था ना, ये वन लाइनर में देख रहे थे, तब भी इसको देखा था कि इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी है। ध्यान रखना, वेटलैंड सिटी की। जो वेटलैंड पैसे वाले हैं, तो वो तो भारत में कितने हो गए हैं टोटल, अब 89 हो गए हैं। अभी हाल ही में 4 बनाए गए हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु में बनाए गए हैं 2, और सिक्किम में बनाया गया है 1, और एक कहाँ पर बनाया गया है, झारखंड में। तो ये तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ही डिटेल्स में, जब पूरी मैगजीन करेंगे तो इसके दौरान ये न्यूज भी हमें मिल जाएगी, तो वो तो देख लेंगे। बट इतना ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाइएगा 2 कम से कम। ठीक है ना, इंदौर और उदयपुर क्यों स्टार लगाने को बोल रहा हूँ, क्योंकि जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर को रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर, वेटलैंड शहर घोषित किया गया है।
और ये सिटी को मान्यता के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये किए गए हैं। और ये पहले शहर हैं ऐसे दोनों कि ये जो कि वेटलैंड शहरों में जोड़े गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वेटलैंड सिटी प्रमाणन WCA एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसे रामसर अभिसमय द्वारा 12 अनुबंध पक्षों के सम्मेलन को 2015 में जो हुआ था, इसके द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य रहता है उन शहरों को मान्यता देना जिन्होंने अपनी शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। तो ये इसलिए जोड़ा गया है इसको, इंदौर और उदयपुर को। तो ये वाली लाइन भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप भैया देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर 15वीं जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सिटी आई है ना, इसकी रैंकिंग बनती है। तो ये हम लोगों को देखना है, ये 2025 में नई आ गई है 12 मार्च 2025 को। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इसको निकालता कौन है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग है, तो निकालेगा भी कौन, QS ही निकालता है इसको। ठीक है, भारत के 9 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बना ली है। इसमें 9 विश्वविद्यालय हैं भारत के, कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है धनबाद स्थित भारतीय खनन ISM विश्वविद्यालय, जिसने 20वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, हमारे में दिमाग में भी नहीं आएगा ये कि धनबाद का कोई कॉलेज होगा जो टॉप QS की जो निकलती है QS यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट रैंकिंग, उसमें वो टॉप स्थान हासिल कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है, धनबाद स्थित भारतीय खनन विश्वविद्यालय जो है उसने 20वीं रैंक हासिल की है। इसके बाद IIT दिल्ली ने कितनी, 26वीं, और IIT मुंबई ने कितनी की है, 28वीं। तो ये तीनों की रैंक आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर जो क्वाक्वेरेली साइमंड्स जो है ना, QS का पूरा नाम यही है, क्वाक्वेरेली साइमंड्स, इसकी रैंकिंग में IIT बॉम्बे तथा खड़गपुर को इंजीनियरिंग, खनिज और खनन के लिए 28वें और 45वां स्थान मिला है। पहले ही मुंबई का तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊपर ही देखिए ये दिया हुआ है 28वां, और उसी के साथ साथ खड़गपुर के लिए कौन सा मिला है, 45वां स्थान मिला है। तो ये याद रख लीजिएगा, पांच पांच रैंक याद हो गई हैं। फिर उसके बाद क्या है, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के लिए यदि बात करें तो IIT दिल्ली और IIT मुंबई, इनको 26वां और 28वां स्थान मिला है, जो कि हम लोग सबसे पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो बार बार देखने की जरूरत क्या है। अब बात करते हैं IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु की। ठीक है, तो अहमदाबाद को तो मिला है इस बार 27वां स्थान, और बेंगलुरु को मिला है 40वां स्थान। ठीक है, किस चीज में, बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडी में, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए तो ये जाना जाता है IIM बेंगलुरु और IIM अहमदाबाद। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेंगे। फिर कला और मानविकी श्रेणी में यदि देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, और जीव विज्ञान और चिकित्सा श्रेणी में देखें तो एम्स टॉप पे रहा है, जो दिल्ली वाला एम्स है वही। और इसमें नए संस्थानों की संख्या के मामले में भारत 5वें स्थान पर रहा है। तो ये हो गया, नंबर 1 पे कौन रहा है, चाइना, फिर अमेरिका, फिर UK, फिर कोरिया, उसके बाद भारत का 5वां स्थान रहा है। तो ये भी अगर आपसे पूछ ले कि जो QS रैंकिंग आई है उसमें भारत का स्थान कौन सा है टोटल में, तो टोटल देशों में 5वां स्थान। ठीक है, तो यही पॉइंट थे। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि यह रैंकिंग 5 संकेतों पर आधारित है, जिन पर जो वो 5 संकेत कौन से हैं जिन पे ये रैंक दी जाती है, तो वो है एकेडमिक, टमिक रिस्यूटेशन, एम्प्लॉयर रिप्यूटेशन, रिसर्च रिटेशन, प्रति पेपर एंड इंडेक्स, सॉरी H इंडेक्स, और क्या है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, इनके द्वारा ये दी जाती है। ये इनमें देखा जाता है इनका कि इसमें क्या संकेत मिल रहे हैं, इसके आधार पर ये दे दी जाती है। चलिए ये हो गई। फिर इसके बाद एक न्यूज आती है, सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक रोप वे की निर्माण की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, ये हो रही है उत्तराखंड की। यूके से यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, उत्तराखंड की बात हो रही है। हम यूके के रोप वे ब्रिज क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है, और ये 11 मार्च 2025 को राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत एक एक परियोजना चलाई जा रही है ना, जो पर्वतमाला परियोजना, इसके तहत इसका स्टार्टिंग हुई है। तो जो सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच तक है, तो ये बनाया गया कितने, 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे का, ये वाला जो सोनप्रयाग से केदारनाथ की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यातायात वहां के लिए बढ़ जाएगा। और गोविंद घाट से जो हेमकुंड साहब तक बनाया गया है वो 12.4 किलोमीटर का बनाया गया है। तो ये दोनों का किलोमीटर भी शायद आपसे पूछ ले, तो ये भी याद रखना। ठीक है, और फिर इसके बाद है कि हर मौसम में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। कोई सा भी मौसम होगा, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फबारी वहां पर हो रही हो, उतनी तो होती नहीं है, बारिश हो रही हो, तब भी ये काम करता रहेगा, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। ठीक है, लागत कितनी लगेगी इनमें, 4081.28 करोड़। तो लागत बहुत ज्यादा आ रही है देखा जाए तो।
ये तो हो गई है सोन प्रयाग और केदारनाथ परियोजना के लिए। फिर वहीं गोविंद घाट और हेमकुंड साहब के लिए कितनी हो जाएगी, 2730 करोड़ की। भाई बहुत ज्यादा लागत लग रही है ना ये। देखते हैं भाई, बड़ी परियोजना है, इनमें लागत तो लगती ही है। फिर वहीं त्रिनेत्र केबल डिचेबल गोंडोला 3S प्रणाली है एक, उसके तहत उन्नत रोपवे तकनीक है, इसी पर ये काम करता है। प्रति घंटे प्रति दिशा में 1800 यात्री ये ले जाएगा, और प्रतिदिन 18,000 यात्री कर सकेंगे। काफी अच्छी यात्रा चल सकेगी इसके तहत, तो ये बना देना चाहिए, और बनी गया है। और जो गोविंद घाट से हेमकुंड वाला है, उसमें 1100 यात्री प्रति घंटे कर सकेंगे, और 11,000 यात्री प्रतिदिन कर सकेंगे, तो ये भी हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट घटना है कि भारत में बना खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। अब आपसे पूछा जाएगा कि खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष कौन बन गया है, तो बन गया है इस समय पे भारत। तो ये हमारे लिए हो गई इंपॉर्टेंट घटना, तो हम मारेंगे डबल स्टार इस पे, है ना। 21 फरवरी 2025 की बात हो रही है ये, कि भारत ने मालदीव के माले माले में आयोजित हुई है ये 13वीं शासकीय परिषद बैठक। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा डायरेक्ट, या तो भारत जो है 13वीं शासकीय परिषद बैठक इस बार कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है मालदीव के माले में, उसमें भारत ने भाग लिया है। ठीक है। बैठक में बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO इसको बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ग्रहण की है। किसने, भारत ने की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। 20 से 22 फरवरी के बीच मालदीव में ये हुआ है, तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। BOBPIGO में बांग्लादेश, भारत, ठीक है, और इसके साथ साथ मालदीव, श्रीलंका स्थायी सदस्य हैं। चार स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हमारा भारत, ये भारत हो गया, इसी के बीच ये बंगाल की खाड़ी के साइड यहाँ पर मिल जाएगा आपको बांग्लादेश, ठीक है। उसके साथ साथ श्रीलंका और मालदीव, ये चार के चार इसमें क्या है, स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा ये होगा स्थायी सदस्य। इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड ये सहयोगी देश हैं, तो इनमें से भी कुछ पूछ सकता है। शायद आपको स्टेटमेंट बना के पूछ ले कि इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में छोटे आर्टिसन मत्स्यालय कर्मियों को जीवन स्तर को जो छोटे छोटे मत्स्य पालन वाले कर्मी होते हैं, इनके जीवन स्तर में सुधार लाना। क्योंकि देखिए ये क्या होता है कि ये जिगजैग वाला मामला है, कब कौन किसके क्षेत्र में पहुंच जाता है, समुद्री हवाएं यहाँ वहां हुई, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं मछुआरे, तो इन्हीं के लिए ये काम किया गया है। तो अब ये सब सहयोगी सदस्य मिलकर काम करेंगे, तो ये नहीं होगा कि हमारे भारत के मछुआरे श्रीलंका पहुंच गए या फिर श्रीलंका के कहीं और पहुंच गए तो उनको पकड़ लिया जाएगा। उनके लिए कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाए जाएंगे कि उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, मत्स्य पालन का जीवन स्तर भी सुधरेगा, और मत्स्य पालन की जो आर्थिक स्थिति है वो भी इनकी मजबूत हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। ये इतना याद रखना है, क्योंकि हुआ तो है इस बार ये मालदीव के माले में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय चेन्नई के तमिलनाडु में ही है। भारत इसका क्योंकि अध्यक्ष है ना, तो फिर मुख्यालय कहाँ पर होगा, चेन्नई तमिलनाडु में होगा। बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं, इसको सोच भी सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है, भारत में 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। 6 धरोहर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है, स्थायी में नहीं, अस्थायी में। ठीक है, तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। यूनेस्को ने भारत के 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी अस्थायी टेंटेटिव सूची में शामिल करने की घोषणा की है। देश में अस्थायी स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, अब 62 हो गई है। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स याद रखना है बिल्कुल। अगर आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए वन लाइनर में कि अब भारत में अस्थायी स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो वो हो गई है टोटल कितनी, 62। ठीक है। फिर 6 जो नए स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है मध्य प्रदेश में स्थित सम्राट अशोक का शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर। अब बात करते हैं भैया 64 योगिनी मंदिर, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये मध्य प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, वहां पर आपको ये मंदिर मिल जाएगा। गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले और महल। ठीक है। छत्तीसगढ़ स्थित कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और तेलंगाना में स्थित मुदुमल मेगालिथिक मेहर शामिल हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि जो कांगेर घाटी कहाँ पर है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। कंगोर राष्ट्रीय उद्यान को इसी का जो शामिल किया गया है। यह उद्यान चूना पत्थर की गुफाओं, जलप्रपातों और समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा एक तीरथगढ़ जलप्रपात। तो आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, तो वो है छत्तीसगढ़ में, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये अस्थायी सूची में शामिल हो गया। दूसरा क्या है, ये तो हमारा चलिए मान लीजिए एक हो गया। फिर दूसरा है यहाँ पर मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना।
ये क्या है, ये पुरातात्विक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है और लोह काल से जुड़ी संरचनाओं में संभावना दफनाने और खगोलीय अध्ययन के लिए उपयोग की जाती है, इसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि अशोक कालीन शिलालेख स्थल, तो एमपी में तो गुजर्रा वगैरह में भी है, ये यहाँ पर मिले हैं। तो ये अभिलेख चट्टानों, गुफाओं और स्तंभों के लिए उकेरे गए हैं। 64 योगिनी मंदिर की बात अगर की जाए तो ये मध्य प्रदेश में फैले हुए मंदिर पहाड़ियों की चोटी पर बने सामान्यतः गोलाकार संरचना के हैं। और कहाँ पर है ये, मुरैना में, एमपी का मुरैना। जब आप झांसी वाली ट्रेन में जाते हो तो बीच में ही आपको मुरैना पड़ता है, धौलपुर से आगे निकल के, पहले आगरा मिलेगा, फिर धौलपुर, फिर मुरैना। ठीक है। और गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर मिलेंगे, ये गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपने डिजाइन के लिए और कलात्मक श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। फिर वहीं पर क्या मिलेगा आपको, बुंदेला राजवंश के महल और किले। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है ये बुंदेला राजवंश के महल। ये जो झांसी वाला एरिया है ना, झांसी में, जैसे झांसी के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा ओरछा, है ना, वहीं पर नॉर्थ में मिल जाएगा, जब दिल्ली की साइड आओगे तो दतिया मिलता है। तो ओरछा में एक बना हुआ है जहांगीर महल। ठीक है, वहां से बेतवा रिवर भी निकलती है। ठीक है, और दतिया का गोविंद महल। तो ये बुंदेला राजवंश के किले हैं, तो ये भी अस्थायी सूची में शामिल हुए हैं यूनेस्को में। ठीक है। और भारत के 43 स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल हैं। 35 सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में, 7 प्राकृतिक में, 1 मिश्रित में। ठीक है। टोटल कितने हैं यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें, टोटल है 43। ठीक है। 35 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक में और 1 मिश्रित में, ये भी पूछ लिया जाता है, तो यही की यही आपका ये भी क्लियर हो गया है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की, कि देश में पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 में आई है। तो ये हो गई है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना हुई है जो कि 2025 में आई है। अब हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। 3 मार्च 2025 को क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन बोर्ड की 7वीं बैठक की थी, और उसी में ये अध्यक्षता करते हुए बताया था कि पहली जो नदी डॉल्फिन गणना है उसको जारी किया। ठीक है, कहाँ पर किया था, ये गिर नेशनल पार्क में किया, बैठे वहां पर है और नदी की डॉल्फिन की गणना रिपोर्ट जारी की। फिर रिपोर्ट में क्या हुआ, भारत में कुल 6327 डॉल्फिन निकली हैं। वो भी कौन सी, 6324 तो निकली है गंगा डॉल्फिन और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन। ठीक है, सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पे पाई जाती है, गंगा ही में पाई जाती है, और उसके अलावा 3 सिंधु नदी में भी मिली है। तो टोटल कितनी हो गई है, 6327। तो ये संख्या याद रखना, कहीं डायरेक्ट ही पूछ ले 6327, तो ये आपको याद करके चलना है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन मिली है, कितनी, 2397। तो हम भैया उत्तर प्रदेश का आरो यारो देने जाएंगे, तो हमारे लिए तो ये संख्या बिल्कुल याद रहनी चाहिए कि 2397 जो है ना, वो मिली है उत्तर प्रदेश में। और टोटल कितनी मिली है, तो टोटल मिली है 6327। ठीक है, 6327 में से 3 छोड़ दी जाए तो 6324 मिली है गंगा में। ठीक है। और उसके बाद फिर मिली है बिहार में 2220। ठीक, फिर पश्चिम बंगाल और असम में मिली है। तो सारी तो याद कर नहीं सकते, लेकिन यूपी की तो याद रहनी चाहिए कम से कम संख्या 2397, और बिहार की भी कर लीजिए 2220। ठीक। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर क्या किया था, जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है। तो ये भी याद रख लेना, जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्य जीव रेफरल केंद्र की स्थापना हुई। ठीक, मतलब अभी आधारशिला रखी है, स्थापना नहीं हुई है। और वन्य जीव के लिए स्वास्थ्य और बीमारी प्रबंधन का प्रमुख हब होगा ये, कहाँ पर, जूनागढ़ में। ठीक है। फिर इसी अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने 2025 में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना शुरू कर दी। तो आप ये ध्यान रखना है कि जो एशियाई शेरों की कौन सी जनगणना रहेगी, ये 16वीं। तो ये संख्या भी हमें याद रख लेनी है। ठीक है। इसके अलावा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, उसमें क्या किया है, एशियाई शेरों की संख्या बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए उन्होंने भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण सुधारकों के लिए प्रयास की घोषणा की है। ठीक है। अब वन्यजीव और मानव संघर्ष के बारे में हम लोग खूब सुनते हैं। ठीक है, तो वन्यजीव और मानव संघर्ष सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, कोयम्बटूर में ही होते हैं। तो यहाँ पर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्नियोथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा। ठीक है। वहीं पर प्रधानमंत्री जी ने इसी अवसर पर गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और वन्नी घास मैदान गुजरात में है, इनमें चीतों को बसाने की योजना की भी घोषणा की है। ठीक है। वहीं इसके साथ साथ क्या किया है, प्रोजेक्ट घड़ियाल के तहत घड़ियालों के संरक्षण के प्रयासों को भी बढ़ाया जाएगा, ये भी बात की गई है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए क्या किया गया है, गोदावण मतलब संरक्षण के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको गोदावण भी कहते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए भी राष्ट्रीय कार्य योजना चलाई जाएगी। ठीक है, तो उनके नाम तो बाद में आएंगे,
जो हमारे सामने आए थे वो हमने बहुत बेहतर तरीके से देख लिए। अब देखते हैं गुजरात में पहला जैव विविधता विरासत स्थल। भैया इस पे लगाइए स्टार, क्योंकि कितने साल पहले, 1-2 साल पहले ही जो आया था एक 24x7 ऊर्जा वाला गांव मोढेरा बना था, वो तो बार बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी फिर से गुजरात में ही पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, तो ये भी गुजरात से ही है, तो पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इसका नाम सबसे पहले याद रख लीजिएगा, कच्छ जिले में ये पड़ता है। कच्छ जिले में कौन सा? लखपत तालुका के गुनेरी गांव में। तो गुनेरी गांव याद रख लेना। पहला जैव विविधता विरासत स्थल पूछ ले या फिर गांव लिख के भी पूछ सकता है, तो वो है कौन सा? गुनेरी। तो हम ये याद रख लेंगे, गुनेरी गांव। ठीक है। ये अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी पाए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी भैया घोषणा किसने की थी। तो दोनों भूपेश ने, है ना। भूपेश पटेल वहां के मुख्यमंत्री भी है, और भूपेंद्र भूपेंद्र पटेल ही वहां के मुख्यमंत्री हैं, और भूपेंद्र यादव ही जो है वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं। तो इनके नेतृत्व में इसका जो है लक्ष्य रखा गया है और घोषणा हुई है इसकी। ठीक है। ये कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है? 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र में। ठीक है। ये जैव विविधता विरासत स्थल है। ऐसे स्थल मैंग्रोव तटों पर पाए जाते हैं जहां ज्वारीय पानी 24 घंटे में एक बार आता जाता रहता है। ठीक है। और समुद्र का ज्वारीय प्रवाह नहीं होता है यहाँ पर। जो मुनेरी है ना, वहां पर समुद्र का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ कीचड़ और दलदली भूमि भी नहीं है। यह एक सपाट भूमि का फैला वन क्षेत्र है जो गुनेरी है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब तो याद भी हो गया होगा, इतनी बार चर्चा हम लोगों ने कर ली है। नेक्स्ट है कि भारत में यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो कौन हुआ है ये देख लेते हैं हम लोग। ये भारत के आधिकारिक रूप में मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। कौन? भारत। ठीक है। तो यूरोड्रोन की बात अगर आपके सामने आए और कहा जाए कि मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में कौन पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हो गया, तो इस बार हो गया है भारत। ठीक है। इसकी घोषणा क्या थी कि संयुक्त राष्ट्र आयुध सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉरपोरेशन द्वारा भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत भागीदार देश होगा। इससे पहले कौन था? सिर्फ जापान था पहले नंबर पर। अब दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? भारत। ठीक है। तो ये दोनों याद रख लेंगे हम। फिर इसके बारे में और क्या करना है। यूरोड्रोन एक मीडियम मल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ठीक है। ये भी याद रखना है अगर कहीं पूछ ले। और इसके 4 प्रमुख देश कौन से हैं? यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन एक संयुक्त पहल का परिणाम। ठीक है। ड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान 2027 में संभावित है। जो हमारा ये ड्रोन बनेगा ना, इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान 2027 में हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर लिख दिया है, लक्ष्य अगर पूछ ले आपसे। फिर है आईबीसीए फ्रेमवर्क समझौता लागू हुआ है इस बार। तो आईबीसीए फ्रेमवर्क है क्या? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, आईबीसीए। इसकी स्थापना फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर इस बार लागू हो गया है। और 23 जनवरी 2025 को 5 देशों, कौन कौन से? निकारागुआ, इस्तावातनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। ये 5 में से भारत भी शामिल है इसमें, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो कौन कौन से? निकारागुआ हो गया, इस्तांबुतनी हो गया, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया द्वारा फ्रेमवर्क समझौते में पूर्ण अंतरराष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया है इनको। ठीक है। 27 देशों में आईबीसीए में शामिल होने की सहमति दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं जो आईबीसीए है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अप्रैल 2023 को हुई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ जो थी, उसी के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी बैठक में आईबीसीए की स्थापना की मंजूरी दी गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? भारत। तो यही हमारे लिए हो गया ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईबीसीए का मुख्यालय कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा भारत में। ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इसमें कौन कौन रखे गए हैं। तो 7 प्रमुख बिल्ली की जो प्रजातियां ना, वो इसमें रखे गए हैं। कौन कौन से? बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ और चीता, जैगुआर, प्यूमा। इनके संरक्षण के लिए ये केंद्रित है। तो अब समझ में आ गया होगा, जो आईबीसीए है वो 7 प्रमुख जो बिल्ली की जातियां होती ना, इनके संरक्षण की बात करेगा। बाघ, शेर, तेंदुआ, हेम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ये सातों के सातों आपको याद हो ना हो, लेकिन ये समझ में आ गया कि ये किस लिए बना गया। अब बात कर लेते हैं भैया, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य हो गया। ठीक है। तो हम लोग बात नहीं करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। तो सब लोग यही बोलते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर ले, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर ले। तो केरल को मैंने कर ले लिख लिया है ना। अब आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, वरिष्ठ नागरिक की बात हो रही है, वरिष्ठ नागरिक आयोग। तो कहते हैं ना, वरिष्ठों का सम्मान कर ले,
करले से हो गया केरल। अब ये आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो केरल में बनाया गया है और ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मान लीजिए इस पर, ठीक है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना कर दी है, ठीक है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्ग नागरिकों के लिए अधिकारों कल्याण की रक्षा करना और नीति निर्माण की सलाहकार की भूमिका निभाना है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और क्या रहेगा इसके तहत? बुजुर्ग गरिमा पूर्ण जीवन जी सके, इसलिए ये रखा गया है, आयोग का काम भी यही रहेगा, ठीक है। अब ये आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो मैं कह रहा हूँ कि 3 स्टार मान लीजिएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में है और भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है, ठीक है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन को मंजूरी दे दी है जनवरी 2025 में, ठीक है, इतना पता होना चाहिए हमें। फिर उसके बाद इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। गोविंदगढ़ कहाँ पर है? एमपी में ही है, जो मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थित है, ठीक है, ये रीवई में है गोविंदगढ़, वहीं पर इसकी स्थापना की जाएगी। रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मान लो बाई चांस वन लाइन में पूछ ले कि सफेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है रीवा, उसको कहा जाता है सफेद बाघों की भूमि, ठीक है। गोविंदगढ़ जंगल में महाराजा मार्तंड सिंह 1951 की बात है ये। गोविंदगढ़ जंगल में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव द्वारा मोहन नामक अंतिम ज्ञात जंगली सफेद बाघ की खोज की गई थी, उसके बाद से ये नहीं देखे थे, तो इन्हीं के संरक्षण की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश अपने अनुकरणीय वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, ये सब के नाम से जाना जाता है और सफेद बाघों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो देख रहे हैं हम लोगों ने कितनी चीजें यहाँ पर देख ली हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग की बात हो रही है यहाँ पर। नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट जो आई है उस पर बात कर लेते हैं, वो क्या कह रही है। देखिए क्या हुआ है कि नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से एक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार किया है, उसको 10 फरवरी 2025 को जारी भी कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है? इसकी उपाध्यक्ष कौन थी? सुमन बेरी, उन्हीं ने उच्च शिक्षा विभाग डीएचई के प्रमुख अधिकारियों के साथ इसको लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि जो नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा रिपोर्ट है वो किसने लॉन्च की है, तो जो नीति आयोग की उपाध्यक्ष है अभी इस समय कौन? सुमन बेरी, उन्हीं ने इसको जारी किया है उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा कि इस रिपोर्ट में पहली बार विशेष रूप से राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है और पिछले एक दशक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, वित्त पोषण, शासन और रोजगार क्षमता से संबंधित एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नई शिक्षा नीति जो आ रही है 2020 की, इसके अनुसार 2035 तक एसपीयू के नामांकन बढ़कर कितने हो जाएंगे? 7 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। एसपीयू मतलब क्या है? उच्च शिक्षा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की बात हो रही है यहाँ पर, यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 2035 तक एसपीयू के नामांकन जो होंगे वो हो जाएंगे 7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान रखा गया है, तो ये एक पॉइंट ये भी याद रख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद एक पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सबसे अधिक 8.11% खर्च करता है। बताइए जम्मू कश्मीर से ये उम्मीद आप लोग नहीं रखोगे, आपके दिमाग में भी नहीं आएगी, लेकिन इस पर स्टार लगाइए। जम्मू कश्मीर है ना जो, वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो शिक्षा पर सबसे अधिक 8.11% खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक डिस्ट्रिक्ट और कर लेता है मणिपुर, तो आप ये दोनों याद रखिएगा। फिर उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा कई आएंगे, लेकिन ये दो तो आपको याद रखना ही है। फिर बात कर लेते हैं कि इसके विपरीत दिल्ली सबसे कम रखता है, कितना? 1.6%। वहीं तेलंगाना 2%। बताइए उल्टा हो गया ये तो, जबकि रखना चाहिए, दिल्ली राजधानी है तो ज्यादा, लेकिन दिल्ली यहाँ पर सबसे कम रखता है, उच्च शिक्षा के लिए काफी कम आवंटन करता है दिल्ली, ठीक है। कितना? 1.6% अपनी जीडीपी का, ठीक है। फिर वहीं पर राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व कितना है? तो राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व 0.8 है। सिक्किम का सबसे अधिक घनत्व है 10.3। बताइए कितना ज्यादा है, तो ये पॉइंट भी आप लोग स्टार लगाइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो सबसे ज्यादा है सिक्किम में, कितना है? 10.3 है, ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद एक पॉइंट आप ये याद रखिए कि रिपोर्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे अत्यधिक आबादी वाले राज्य भी विश्वविद्यालय घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। बताइए हमारे बिहार का मतलब हमारे यूपी का, जो यूपी का हम लोग इस एग्जाम देने जाएंगे उसका भी, फिर उससे लगा हुआ बिहार, उससे लगा हुआ पश्चिम बंगाल और नीचे महाराष्ट्र,
इन सब का अत्यधिक आबादी वाले राज्य हैं जी, लेकिन विश्वविद्यालय घनत्व जो राष्ट्रीय औसत है वो सबसे कम है। और बिहार का तो सबसे ही कम है, कितना है, 2.0। ठीक। फिर केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं की नामांकन दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो महिलाओं की नामांकन दर कहाँ पर, केरल में भी, छत्तीसगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में पुरुषों से अधिक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फालतू पॉइंट हम लोगों ने लिए ही नहीं है। जो भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ना, मतलब प्रॉपर आने के चांसेस हैं एग्जाम में। ठीक। फिर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो छोटे राज्यों जैसे चंडीगढ़ में, मिजोरम में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष और महिला नामांकन अपेक्षाकृत संतुलित है। ठीक है, बताइए, छोटे स्टेटों में देखा जाए तो संतुलित है। फिर उच्च उच्च शिक्षा पर प्रति युवा औसत 2005 और 6 का मिल देखें तो 2019-20 की अपेक्षा कितना हो गया, 2005-6 में तो था 2174, लेकिन अब हो गया है 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 4921। तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है। रिपोर्ट में पाया गया है कि महाराष्ट्र में 11,421 करोड़ के बजट के साथ उच्च शिक्षा में वित्त पोषण सबसे आगे है। ठीक है। फिर उसके बाद बिहार में वित्त पोषण सबसे ज्यादा दिए दे रहा है कौन, महाराष्ट्र। उसके बाद उच्च शिक्षा में सबसे कम बजट कौन दे रहा है, सिक्किम दे रहा है। ठीक है, वित्त पोषण की बात हो रही है यहाँ पर, वो वाले बजट की बात नहीं हो रही है। फिर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो उच्च शिक्षा व्यय पर विचार करते समय बिहार 1.6 के साथ शीर्ष पर है। देखिए, ये भी देख लीजिएगा एक पॉइंट आप, बिहार सबसे शीर्ष पर किस में हो जाएगा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो। ठीक है। उसके बाद इस मामले में देखा जाए तो तेलंगाना सबसे कम है, 0.8%। तेलंगाना सबसे कम हो गया। बताइए, ये पॉइंट भी हम लोगों ने नीति आयोग वाले पूरे प्रॉपर देख लिए। अब देखते हैं भैया, जम्मू कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का अभी उद्घाटन हुआ है हाल ही में। तो ये सोनमर्ग सुरंग, पहले तो बात करते हैं कि है कहाँ पर और किस 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 को ये जोड़ देगी। तो श्रीनगर, कारगिल और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल जिले में गगनवीर व सोनमर्ग के बीच एक जेड मोड़ की सुरंग थी, निर्मित है 6.5 किलोमीटर की। इसी जेड मोड़ की सुरंग को क्या कहा गया है, सोनमर्ग सुरंग का नाम दिया गया है। तो आपसे बात करेगा या पूछेगा कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है ये, तो श्रीनगर, कारगिल और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि कितनी किलोमीटर की है, तो ये है 6.5 किलोमीटर की। ठीक है, जेड मोड़ की थी, लेकिन इसका नाम अब दिया गया है कौन सा, सोनमर्ग सुरंग के नाम से। ठीक है। 13 जनवरी 2025 को इसका लोकार्पण किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गई है। सुरंग को सोनमर्ग से श्रीनगर तथा बाद में लद्दाख तक आवागमन को बेहतर बनाने के लिए निर्मित किया गया है। ठीक है। वह 6.5 किलोमीटर की इस सुरंग में केवल 15 मिनट में ही अब पूरी की जा सकेगी। बताइए, पहले इसको दूरी तय करने में खूब सारा समय लगता था, लेकिन अब सिर्फ 15 मिनट की दूरी तय करने में इसको लगेगा। ये जोजिला सुरंग के इसके निकट कौन है, जोजिला सुरंग, जिसके 2026 तक पूरी होने की संभावना है। जोजिला सुरंग भी बनाई जा रही है इसके निकट। तो अगर जब ये बन जाएगी तो श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को यह सुरंग कारगिल व लद्दाख के साथ अन्य जगहों से कनेक्ट कर देगी। ठीक है। सोनमर्ग टनल का स्टार्टिंग कब हो गई थी, 2015 में हो गई थी। और पहले इसका नाम जेड मोड़ था, लेकिन अब बदलकर सोनमर्ग टनल कर दिया, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, ये भी अब याद हो गया होगा आपको। अब देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां बन गया है और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है 57। तो सबसे पहले तो बात कर ले कि देश में अब टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, तो टोटल हो गए हैं 58। ठीक है। तो 58 वे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हो गया, और 57 में कौन सा हो गया, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देख लेते हैं ये कहाँ पर है। ठीक है, ये 10 मार्च 2025 को इनका उद्घाटन किया गया है, दोनों का, भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर किया गया है, प्लेटफॉर्म एक्स से किया गया है। तो 58वां कौन सा है, माधव बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला दिख गया होगा आपको, गुना, शिवपुरी, ये लगे हुए जिले हैं, राजस्थान के बॉर्डर साइड आप जब जाओगे तो मिलेंगे आपको, है ना। तो ये मिल जाएगा आपको माधव बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर, शिवपुरी जिले में। ये अभ्यारण्य कुल 37,555 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये इतना हम लोगों को याद नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इस टाइगर रिजर्व में कुल 5 बाघ हैं, जो कि 2 सावक हैं, बाकी 3 बड़े बाघ हैं। ठीक है, इतने ही याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। अगर टोटल देखिए भारत की बात हो रही है तब तो 58वां हो गया ये। ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व। और अगर टोटल एमपी की बात हो तो एमपी में ये टोटल में हो गया है अब 9वां। ठीक है, तो 9वां टाइगर रिजर्व हो गया। फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार के रायसेन जिले में, रायसेन जिला आपको दिख रहा होगा, जहां से क्या निकलता है, हमारी
कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। तो वो हो गया रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? 57वें नंबर का। ठीक। मध्य प्रदेश का 8वां और 57वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास को कितनेवां किया था? 56वां। तो 56, 57 और 58 तीनों के तीनों अब हमें याद हो गए। अगर आपको पूछा जाए कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व था? 56वें का। ठीक है। फिर बात करें कि रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और कितनेवां टाइगर रिजर्व है? 57वां टाइगर रिजर्व। फिर बात करें माधव। ठीक है। तो माधव क्या पूरा नाम है इसका? माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा शिवपुरी में। और कौन से नंबर का है? 58वें का। और एमपी का देखा जाए टोटल में तो 9वें टाइगर रिजर्व है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कौन कौन सा? सतपुड़ा, पैंच, बांधवगढ़, कान्हा, संजय डुगरी, पन्ना, रानी दुर्गावती। और ये तो अभी हम लोगों ने देख लिए, रातापानी और माधव। ठीक है। तो ये अब आपने सारे के सारे देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देश की यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। देश में जो यूसीसी कानून लागू हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो कौन सा पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। और जो उत्तराखंड पीसीएस देने जाएंगे, यूके पीसीएस, उनके लिए ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो बात कर लेते हैं इस पर। 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का स्वतंत्रता के पश्चात देश का यूसीसी लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ठीक है। उत्तराखंड के अलावा गोवा में भी समान नागरिक संहिता पुर्तगाली शासन में ही लागू था। ठीक है। तो वो तो पुर्तगालियों के समय की बात है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली बार कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक। सभी नागरिकों के लिए संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 टू के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा है, क्योंकि उनके अधिकार थोड़े ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि यूसीसी के तहत उनका हक जो है कम हो जाता है ना, क्योंकि उनके रीति रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा जिससे। ठीक है। सभी धर्मों की महिलाओं को अब समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इसमें बहु विवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी इससे। ठीक है। और सभी विवाहों का विवाह के 60 दिन के भीतर पंजीकरण अनिवार्य भी कर दिया गया है इसी के तहत। ठीक है। 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी किया गया था, जो कि अब लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता राज्य में 27 जनवरी 2027 को लागू हो गई। तो उत्तराखंड पीसीएस में या तो इसकी डेट पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि कौन सा राज्य पहला बना है। तो वो तो सबको पता रहेगा कि उत्तराखंड ही पहला राज्य बना है। लेकिन 27 जनवरी 2025 मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी डेट पूछ लेगा उत्तराखंड पीसीएस। ठीक है। चलिए देखते हैं। समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में भी इसी डेट को मनाया जाएगा। तब तो ये और भयंकर इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्हीं ने समान नागरिक संहिता दिवस मनाया है। कब? 27 जनवरी को। तो 26 जनवरी के जस्ट एक दिन बाद। तो अब तो याद ये हो जाएगा, 26 जनवरी की बात हो गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है अभी। ठीक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो ये हो गए हैं थर्मन रत्नम। ठीक है। सनमुग रत्नम। नाम ही बड़ा खतरनाक है इनका, है ना। सिंगापुर के हैं थर्मन सगमुग रत्नम। एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 14 से 18 जनवरी 2025 ये भारत की राजकीय यात्रा पे थे, 26 जनवरी से पहले ही। ठीक है। और भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों में 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आयोजित हुआ था। ठीक है। भारतीय उद्योग और परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर भारत संबंधों में उल्लेखनीय योगदान के लिए मानद नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यही पूछ लेगा आपको कि मानद नागरिकता पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक हैं तरुण दास जी, इनको दिया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग याद रख लेंगे। फिर उसके बाद भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर मेहमान राष्ट्रपति का स्वागत किसने किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी जी ने किया है। ठीक है। 2000 भारत 2047 तक समृद्ध आयु ओडिशा 2036 के लक्ष्य के साथ 8 विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर दोनों पक्षों के बीच अवसर पर प्रदान किया गया है। ठीक है। 2036 के जो समृद्ध ओडिशा की बात की गई है उस पर भी समझौता हुआ है इसमें। ठीक है। भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण का सिंगापुर के सुरवाना जुरोंग के सहयोग से एक नया शहर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आपसे कैसे पूछेगा कि कौन से अ, मतलब शहर को सिंगापुर के जुरबाना जुरोंग शहर है जो उसके सहयोग से एक नया शहर विकसित करने का समझौता हुआ है, तो भुवनेश्वर के साथ हुआ है। ठीक है।
और उड़ीसा में सिंगापुर के निवेश संवर्धन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये हम लोगों ने देख लिया इस न्यूज को भी। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा रही है अभी हाल ही में। तो कब रही है? ये रही थी 26 जनवरी पे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है प्रोबोवो सुब्र सुबियांतो, प्रोबोवो सुबियांतो, यही हमारे जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो ये कब आए थे? 23 से 26 जनवरी 2025 को भारत की राजनयिक यात्रा की 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के ये मुख्य अतिथि थे। तो ये याद रखना है हमें। पहला अवसर था जब इंडोनेशिया का सैन्य दल विदेश में किसी राष्ट्रीय दिवस में परेड में शामिल हुआ था। बताइए, ये पहला अवसर था उनके लिए। ठीक। और चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे ये प्रोबोवो। ठीक है। इसके बाद 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने के फलस्वरूप भारत इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की आशा दोनों पक्षों ने व्यक्त की है। ऐसा ठीक है, दोनों पक्षों ने कहा है कि ऐसा होगा। 5 समझौतों पर बात हुई है। कौन कौन से? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर, आयुष तटरक्षक बल पर, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी पर और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर। इन 5 समझौतों पर भी बात हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट यहाँ पर 2023 में भारत इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना हुआ था? 29.40 बिलियन डॉलर का हुआ था। तो ये भी हो गया। तो ये न्यूज भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब देख लेते हैं भारत की नौवहन प्रणाली में सुधार के लिए इसरो का 100वां प्रक्षेपण। ये 100वां प्रक्षेपण क्या है देख लेते हैं। 29 जनवरी 2025 को अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत एक नेविगेशन एंड पोजीशन सिस्टम सैटेलाइट है NBS, ये याद रखना आप लोग, NBS-02 नेविगेशन एंड पोजीशनिंग सिस्टम सैटेलाइट है। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के वहां से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है और GSLV 15 के प्रक्षेपण के वाहन के द्वारा। तो ये नेविगेशन सिस्टम का नाम पूछेगा और उसके बाद पूछेगा कि किससे हुई है ये। तो ये हुई है GSLV 15 के 15 से। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखना, वाहन का नाम है ये। इसके बाद भारत के नेविगेशन तंत्र नाविक, ये क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन के तहत NBS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह था। ये दूसरा उपग्रह था, इसीलिए इसका नाम NBS-02 रखा गया है। इससे पहले नेविगेशन उपग्रह NBS-01 प्रक्षेपण GSLV F12 के द्वारा 29 मई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। तो वो 2023 में आया था, ये 2025 में आ गया। ठीक है, फिर इसके साथ साथ लगभग क्या है इसका उद्देश्य कि भारतीय उपमहाद्वीपों के साथ साथ 1500 किलोमीटर की परिधि के आगे क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को सटीक पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग की जानकारी देना। तो ये इसके माध्यम से हमें सही पता लग जाएगा। इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, चीन के बेडू, जो अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? GPS, चीन का बेडू है, यूरोप का गैलीलियो है और रूस का ग्लोनास्क है। उसके जवाब में कहा जाता है कि ये हमारे पास आ गया कौन सा? NBS। ठीक, तो ये अच्छे अच्छे चीजों से इसकी तुलना हो रही है। उसके बाद इस सैटेलाइट को बेंगलुरु स्थित UR सैटेलाइट सेंटर ने विकसित किया है। तो ये भी ध्यान रखना है, इसको किसने विकसित किया है? बेंगलुरु स्थित UR सैटेलाइट सेंटर ने। ठीक है, और ये क्या है? 100वां प्रक्षेपण था जो इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन V नारायण के नेतृत्व में पहला ही प्रक्षेपण हुआ है। तो इतना हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारी हेडलाइन, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। इसकी डेट हम लोगों को याद रखना है 5 अप्रैल 2025। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है? उसके बाद पढ़ा था वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? 36वें स्थान पर है। इसको कौन जारी करता है? अंकटाड करता है। तो इतना याद इसमें रख लिया। फिर आगे की न्यूज देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारत की यात्रा की है। कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक, ये उनकी पहली यात्रा थी। फिर रायसीना डायलॉग 2025 हम लोगों ने पढ़ा है। कहाँ पर आयोजित होता है? नई दिल्ली में, ये इस बार भी हुआ है। इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया है और ये कहाँ पर खोला गया है? बिचौली हप्पी इंदौर में। ठीक है, तो बिचौली हप्पी भी हम लोगों को याद रखना है। ये जगह हो सकता है बाई चांस आपसे कभी पूछ ले, तो इस जगह का भी नाम याद रख लेंगे। उसके बाद एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन हम लोगों ने देख लिया है। कहाँ पर हुआ था ये? पम्बन ब्रिज के नाम से, तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप में। ठीक है, जो रेल मार्ग है उसके ऊपर इसका हुआ है। फिर इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। बिल्कुल मिली है भाई, इंदौर और उदयपुर को दोनों को हमने देख लिया है। ये क्यों मिली है? क्योंकि इन्होंने अपने आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए, इसलिए इनको दी गई है। 15वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग हुई है उसमें टॉप पर कौन रहा है?
तो धनबाद स्थित भारतीय खनन विश्वविद्यालय 20वें स्थान पर रहा है, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब में रोपवे का निर्माण को मंजूरी मिली है, उत्तराखंड की पर्वतमाला परियोजना के तहत। ठीक, फिर भारत की 6 धरोहर यूनेस्को में अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 6 कौन कौन सी थी वो? एक थी मध्य प्रदेश के सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर मुरैना, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला शासकों के किले महल ओरछा और दतिया के, छत्तीसगढ़ स्थित कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और तेलंगाना में मुदुमल मेगालिथिक मैनहिल शामिल है। ये 6 शामिल किए गए। भारत में बना जो भारत है वो बन गया है अब खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसके बारे में। बाकी पढ़ा तो हम लोगों ने सारे ही है, तो थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ सुना ही होगा। फिर देश की पहली नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, कब? 3 मार्च 2025 को। सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पर पाई गई है? तो पहले तो टोटल डॉल्फिन कितनी पाई गई है? 23, 27, 63, 27, ये संख्या याद रखनी है। फिर 63, 27 में से 63, 24 तो पाई गई है गंगा में, 3 पाई गई है सिंधु में, और उसके बाद यूपी में कितनी पाई गई है? तो वो पाई गई है 23, 97, ये संख्या याद रखनी है। फिर नेक्स्ट न्यूज आई थी हमारी इसके बाद कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बन गया है? गुनेरी गांव। ठीक है, भारत यूरोडोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है, कब? 21 जनवरी 2025 को। पहले इससे पहले एशिया का कौन सा देश शामिल था? जापान। अब दूसरे नंबर पे हो गया हमारा भारत। आईबीसीए फ्रेमवर्क समझौता लागू हो गया है। आईबीसीए की स्थापना कब होगी? इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। ठीक है, और 23 जनवरी 2025 को ये समझौता लागू हो गया है। और इसमें 7 जो बिल्ली की प्रजातियां उनकी संरक्षण की बात की गई है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिमतेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ठीक है, अब वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना कहाँ पर हुई है? वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करले, तो करले से हम लोगों ने लगाया था केरल। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर खोला गया है? गोविंदगढ़ में, जो कि मुकुंदपुर बाघ सफारी के पास ही स्थित है, वहां पर। सफेद बाघों की भूमि भी इसी को कहते हैं, किसको? रीवा को, या मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, लेपर्ड स्टेट भी कहते हैं, चीता स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, नीति आयोग ने राज्य शिक्षा रिपोर्ट जारी कर दी है। सुमन बेरी इसकी उपाध्यक्ष है, उन्हीं ने इसको रिपोर्ट को जारी किया था। फिर इसके अंतर्गत हम लोगों ने सब कुछ डिटेल्स में देख लिया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर स्थित सोनबर्ग सुरंग का उद्घाटन हो गया। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? माधा टाइगर रिजर्व। और 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रातापानी वन्यजीव टाइगर रिजर्व। और उसके साथ साथ गुरु घासीदास कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का, वो भी 56वां टाइगर रिजर्व। अब मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 9 टाइगर रिजर्व। ठीक है, देश में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इससे पहले गोवा भी था, पर वो पुर्तगालियों के समय था। इसके बाद एक दो न्यूज हम लोगों ने और देखी है, जैसे सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा रही है 60वीं वर्षगांठ के दौरान, और 14 से 16 जनवरी के बीच। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की यात्रा रही है, कब? ये रहे थे हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि। और भारत में नौवहन प्रणाली के सुधार के लिए इसरो का 100वां प्रक्षेपण कौन सा रहा? NVS-02। ठीक है, ये घटनाएं हम लोगों ने सारी देख ली हैं। अब बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको यहीं पर रोक देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।